आप एक ऐसे शहर के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी हैं, जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट ने स्केल रखकर खींची हो। एक ऐसा शहर जहाँ हर घर के बाहर कचरे के लिए डस्टबिन रखे हैं, जहाँ हर घर में एक निजी कुआं और आधुनिक टॉयलेट है, जहाँ हजारों साल पहले लोग ऐसी भूमिगत नालियां बना चुके थे जिनकी बराबरी आज के समय में हमारे देश के कई बड़े शहर भी नहीं कर पाते। एक ऐसा समाज जहाँ का व्यापारी समुद्र की खूंखार लहरों को चीरते हुए हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया और ओमान से व्यापार करता था, जहाँ के कारीगर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के ऐसे बारीक आभूषण बनाते थे जिन्हें देखकर आज की मॉडर्न मशीनें भी शर्मा जाएं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? इस विशाल साम्राज्य में न तो किसी राजा का महल मिला, न किसी रानी का मुकुट, न ही कोई ऐसी दीवार मिली जो यह बताए कि यहाँ कभी कोई सेना रहती थी। और तो और पूरी दुनिया में जहाँ भी प्राचीन सभ्यताएं मिली वहाँ बड़े बड़े मंदिर या पिरामिड मिले, लेकिन यहाँ भगवान की विशाल मूर्तियों का नामो निशान तक नहीं था। और फिर एक दिन यह पूरी की पूरी दुनिया, यह आलीशान सभ्यता अचानक गायब हो गई। पीछे छूटे तो सिर्फ खामोश खंडहर, टूटी हुई लाल ईंटें, रहस्यमयी मुहरें और हजारों ऐसे सवाल जिनका जवाब विज्ञान आज 100 से अधिक सालों बाद भी ढूंढ रहा है। आखिर कौन थे ये लोग? इन्होंने बिना किसी राजा या सेना के इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाया? और सबसे बड़ा रहस्य, वह कौन सी विनाशकारी ताकत थी जिसने इस स्मार्ट सिटी के निवासियों को अपने ही घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम समय के चक्र को 4500 साल पीछे घुमाएंगे। हम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेगिस्तानों और मैदानों को छान मारेंगे और उजागर करेंगे भारत की सबसे गौरवशाली, सबसे रहस्यमयी और पहली नगरीय सभ्यता का काला पन्ना, द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपके होश उड़ा देगा और इतिहास को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1856 से। ब्रिटिश भारत में लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। काम की कमान दो ब्रिटिश इंजीनियर भाइयों के हाथ में थी, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। रेलवे ट्रैक के लिए उन्हें कंकड़ और ईंटों की सख्त जरूरत थी। तभी स्थानीय मजदूरों ने उन्हें बताया कि पास में ही एक पुराना खंडहर है जहां बेहतरीन पकी हुई लाल ईंटें मुफ्त में मिल जाएंगी। ब्रंटन भाइयों ने बिना सोचे समझे उस खंडहर से हजारों लाखों ईंटें निकलवाईं और रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ईंट को वे एक साधारण पत्थर समझ रहे थे, वह दरअसल इंसानी इतिहास के सबसे बड़े खजाने की आखिरी कड़ियां थी। वे अनजाने में दुनिया की एक महान सभ्यता की कब्र खोद रहे थे। इसके बाद साल आता है 1921। भारतीय पुरातत्व राय बहादुर दयाराम साहनी को पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, जो अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे इसी खंडहर की जांच करने का काम सौंपा गया। इस जगह का नाम था हड़प्पा। जैसे ही दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से एक के बाद एक दीवारें निकलने लगी। ये दीवारें किसी आदिमानव की झोपड़ी नहीं थीं, बल्कि बेहद सलीके से बनाई गई इमारतें थीं। अभी दुनिया इस खोज पर हैरान हो ही रही थी कि इसके ठीक एक साल बाद यानी 1922 में एक और भारतीय इतिहासकार राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक और टीले की खुदाई शुरू की। इस जगह को स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो की जमीन ने जो उबला, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वहाँ से एक पूरा का पूरा व्यवस्थित शहर निकलकर सामने आया। सितंबर 1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि दुनिया को एक नई प्राचीन सभ्यता मिल चुकी है। इस घोषणा से पहले दुनिया मानती थी कि भारत का इतिहास वेदों के काल से या सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, लेकिन इस एक खोज ने भारत के इतिहास को एक झटके में 3000 साल पीछे धकेल दिया। अब भारत मिस्र, इजिप्ट की नील नदी घाटी सभ्यता और इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता के बराबर आकर खड़ा हो गया था। जब शुरुआती दौर में खुदाई हुई तो यह केवल सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में मिली, इसलिए इतिहासकारों ने इसे नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, इस सभ्यता के अवशेष ऐसी जगहों पर भी मिलने लगे जो सिंधु नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। चूँकि सबसे पहला शहर हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए पुरातत्व की परंपरा के अनुसार इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि यह सभ्यता सिर्फ 2-4 शहरों तक सीमित थी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यह आकार में प्राचीन मिस्र
और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ मिला देने पर भी उनसे दोगुनी से ज्यादा बड़ी थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकागेंदोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास आलमगीरपुर तक। यह साम्राज्य आज के 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज तक इस सभ्यता के 1500 से भी ज्यादा छोटे बड़े ठिकाने खोजे जा चुके हैं। सोचिए, उस दौर में जब संचार का कोई साधन नहीं था, कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैले लोग एक ही संस्कृति, एक ही तकनीक और एक ही जैसी जीवन शैली का पालन कर रहे थे। यह कैसे संभव हुआ? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए अब इस सभ्यता के सबसे रोमांचक हिस्से में चलते हैं, इनका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। आज के समय में हमारे यहाँ सरकारें स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती हैं, लेकिन आज से 4500 साल पहले हड़प्पा के लोग असल मायने में स्मार्ट सिटी में रह रहे थे। इनके शहरों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिम की तरफ एक ऊंचा इलाका होता था जिसे किला या दुर्ग, सिटाडेल कहा जाता था। यह हिस्सा एक भारी भरकम सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ शहर के प्रशासनिक लोग या अमीर व्यापारी रहते होंगे। दूसरा हिस्सा पूर्व की तरफ होता था जो थोड़ा नीचे था, जिसे निचला शहर, लोअर टाउन कहा जाता था। यहाँ आम जनता, किसान और कारीगर रहते थे। इनके घरों को बनाने की तकनीक को देखिए। घरों को बनाने के लिए केवल पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका अनुपात हमेशा 4:2:1 होता था, यानी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और मोटाई की 4 गुनी। पूरे साम्राज्य में ईंटों का यही अनुपात था। शहर की सड़कें ग्रिड पैटर्न पर आधारित थीं, यानी मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ बिल्कुल सीधी जाती थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री समतल पर काटती थीं। इसके कारण हवा चलने पर शहर की सड़कें अपने आप साफ हो जाती थीं। सबसे दिलचस्प बात, घरों के दरवाजे और खिड़कियां कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थीं, बल्कि पीछे की संकरी गलियों में खुलती थीं। शायद वे धूल, शोर और प्रदूषण से बचना जानते थे। लेकिन जो चीज इंजीनियरों को सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है इनका ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी प्रणाली। हर घर से एक छोटी नाली निकलती थी जो गली की मुख्य नाली से मिलती थी। ये नालियां खुली नहीं थीं, बल्कि इन्हें ईंटों या पत्थरों से बकायदा ढका गया था। बीच बीच में सफाई के लिए मैनहोल बनाए गए थे। लंदन और पेरिस जैसे आधुनिक यूरोपीय शहरों को ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाने में 19वीं सदी तक का समय लग गया, जिसे हड़प्पा के लोगों ने ईसा से 2500 साल पहले ही हकीकत में बदल दिया था। स्वच्छता के प्रति ऐसा समर्पण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले इलाके में पुरातत्वविदों को एक विशालकाय ढांचा मिला, जिसे नाम दिया गया द ग्रेट बाथ या द ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। यह प्राचीन दुनिया का पहला सार्वजनिक स्विमिंग पूल था। इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। इसे पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। ईंटों के ऊपर जिप्सम और तारकोल या बिटुमेन की मोटी परत लगाई गई थी, ताकि पानी का एक कतरा भी बाहर न रिस सके। इसके उत्तर और दक्षिण में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और इसके 3 तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो शायद कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस ग्रेट बाथ का उद्देश्य क्या था? क्योंकि हड़प्पा में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग किसी विशेष धार्मिक त्योहार या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक वैसे ही जैसे आज हम कुंभ मेले या छठ पूजा में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके ठीक पास एक और विशाल इमारत मिली, अन्नागार या द ग्रेट ग्रेनरी। यह एक बहुत बड़ा गोदाम था, जहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हवा के आने जाने या वेंटिलेशन की अद्भुत व्यवस्था की गई थी। मुसीबत के समय या अकाल के दौरान शहर के लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ अनाज का स्टॉक रखा जाता था। टैक्स के रूप में शायद लोग राजा या प्रशासन को अनाज ही देते थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने शहरों में सिमट कर नहीं बैठे थे, वे अपने समय के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। गुजरात के लोथल में पुरातत्वविदों को दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला। यह जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जो साबरमती नदी की एक सहायक नदी के माध्यम से सीधे खंभात की खाड़ी से जुड़ा था। यहाँ ज्वार भाटे के समय जहाजों को अंदर लाने और रोकने की अद्भुत तकनीक थी।
लोथल से निकलकर इनके जहाज अरब सागर को पार करते हुए ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक तक जाते थे। हमें कैसे पता चला? क्योंकि मेसोपोटामिया के सुमेरियन शहरों की खुदाई में मिट्टी की ऐसी सैकड़ों मोहरें मिली हैं जिन पर हड़प्पा की लिपि और कुबड़ वाले बैल के चित्र बने हैं। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के प्राचीन मिट्टी के टैबलेट्स पर एक देश का जिक्र मिलता है जिसे वे मेलुहा कहते थे। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्राचीन नाम था। मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत के सामान और सबसे कीमती पत्थर कार्नेलियन के मन के मंगाते थे। व्यापार को निष्पक्ष बनाने के लिए इन्होंने दुनिया की सबसे सटीक और मानकीकृत वजन और माप प्रणाली 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 64,000 के बाइनरी अनुपात में चलते थे। उनका सबसे छोटा बांट मात्र 0.85 ग्राम का था। बिना किसी केंद्रीय डिजिटल सिस्टम के इतने बड़े पैमाने पर एक जैसी तोल प्रणाली लागू करना उनकी उच्च प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग स्थानीय स्तर पर रोज के छोटे मोटे लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, जिसका मतलब था सामान के बदले सामान की अदला बदली। जैसे कि अगर आपको तांबे की कुल्हाड़ी चाहिए तो आप लोहार को अनाज देंगे और बदले में कुल्हाड़ी ले लेंगे। इसके अलावा वे व्यावहारिक रूप से कुछ टोकन वैल्यू वाली चीजों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे शंख के टुकड़े, तांबे की छोटी गिट्टियां और कीमती पत्थरों के मनके। ये चीजें रोजमर्रा के बाजार में आज के कैश की तरह काम करती थीं। अगर आप एक हड़प्पाई किसान हैं और आपको तांबे की कुल्हाड़ी चाहिए तो आप अपनी बैलगाड़ी में गेहूं या जौ लाद कर शहर के कारीगर के पास जाएंगे। आप उसे अनाज देंगे और बदले में कुल्हाड़ी ले लेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी यही होता था। हमारे व्यापारी जहाजों में सूती कपड़े, हाथी दांत के खिलौने और कीमती मनके भर कर ले जाते थे और मेसोपोटामिया से बदले में चांदी, टिन और ऊन लेकर आते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में अनाज ही उनकी असली करेंसी था? इतिहासकारों का मानना है कि जो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं वहाँ सरकार टैक्स के रूप में जनता से अनाज वसूलती थी। जब मजदूरों को भुगतान करना होता था या अकाल पड़ता था तो इसी अनाज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, खुदाई में जो हजारों चमकीली मोहरें मिली हैं जिन पर एक सींग वाले जानवर या पशुपति के चित्र हैं, वे सिक्के नहीं थे। वे दरअसल आज के जमाने के ट्रेडमार्क या सिक्योरिटी सील थे। जब कोई व्यापारी सामान की बोरी बाहर भेजता था तो बोरी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मुहर दबा देता था। अगर रास्ते में मिट्टी की वह सील टूटी नहीं मिली तो खरीदार समझ जाता था कि सामान असली है और रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो सोचिए, बिना एक भी सिक्का ढाले, सिर्फ भरोसे, सामान की अदला बदली और सटीक विज्ञान के दम पर इन लोगों ने दुनिया का सबसे ईमानदार व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक लिपि थी। खुदाई में पत्थरों, तांबे और मिट्टी की मोहरों पर लगभग 400 से अधिक अलग अलग चिन्ह मिले हैं। लेकिन रहस्य यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी भाषाविद, कोई भी वैज्ञानिक या कंप्यूटर एल्गोरिथम इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि चित्रात्मक है, यानी इसमें अक्षरों की जगह चित्रों का इस्तेमाल किया गया है और इसे लिखने का तरीका भी बेहद अनोखा था। इसे बोस्ट्रोफेडन कहा जाता है, यानी पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मिस्र की लिपि को रोसेटा स्टोन की मदद से पढ़ लिया गया। मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को भी डिकोड कर लिया गया। लेकिन हड़प्पा की लिपि आज भी एक बंद किताब है। जिस दिन यह लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन भारत के इतिहास के ऐसे कई पन्ने खुलेंगे जो शायद हमारे पूरे इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दें। हमें पता चलेगा कि उन मोहरों पर लिखे नाम किनके थे, व्यापारियों के, देवताओं के या उनके शहरों के। भले ही हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी कला उनके दिल का हाल बयां करती है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी मात्र 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मूर्ति मिली जिसे डांसिंग गर्ल या नृत्य करती बालिका कहा जाता है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जिसमें पहले मोम का पुतला बनाया जाता है, उस पर मिट्टी लेपी जाती है, फिर गर्म करके मोम निकाल लिया जाता है और पिघला हुआ धातु भर दिया जाता है। आज से 4500 साल पहले इस जटिल धातु विज्ञान की समझ होना अपने आप में एक चमत्कार है। इस लड़की के हाथ में चूड़ियां हैं, उसकी मुद्रा में एक गजब का आत्मविश्वास और एटीट्यूड दिखाई देता है।
एक और प्रसिद्ध मूर्ति है द प्रीस्ट किंग यानी पुरोहित राजा की। स्टीयाटाइट पत्थर से बनी इस मूर्ति ने एक अलंकृत शॉल ओढ़ रखी है जिस पर तिब्बतिया पैटर्न बना है। उनकी दाढ़ी बेहद सलीके से कटी हुई है। उनकी धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो वे प्रकृति के पूजक थे। एक मुहर पर एक योगी की आकृति मिली है जिसके सिर पर सींग है और चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बैठे हैं। इन्हें इतिहासकार पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसके अलावा वे मातृ देवी, पीपल के पेड़ और एक सींग वाले काल्पनिक जानवर की पूजा करते थे। लेकिन सबसे अनोखी बात क्या थी? पूरी खुदाई में कहीं भी तलवारों के ढेर, ढाल या सैनिकों के बख्तरबंद नहीं मिले। कोई विशाल किला ऐसा नहीं था जो युद्ध के लिए बना हो। इसका मतलब है कि हड़प्पा का समाज एक शांति प्रिय समाज था। वे युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि व्यापार करने, कलाकृतियां बनाने और अपने जीवन स्तर को सुधारने में विश्वास रखते थे। और अब आता है इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और सबसे विवादित सवाल। जो सभ्यता इतनी समृद्ध थी, जिसके पास इतनी बेहतरीन तकनीक थी, वह अचानक साल 1900 ईसा पूर्व के आसपास ढहने क्यों लगी? ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते शहर खंडहर बन गए और लोग उन्हें छोड़कर चले गए? इस पर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच दशकों से बहस चल रही है। चलिए उन मुख्य थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो इसके पतन की वजह बताती हैं। थ्योरी 1, आर्यों का आक्रमण। शुरुआती इतिहासकारों जैसे मॉर्टिमर व्हीलर का मानना था कि मोहनजोदड़ो की गलियों में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिन पर चोट के निशान थे। उन्होंने दावा किया कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने इस शांतिप्रिय सभ्यता पर क्रूर हमला किया और इनका कत्लेआम कर दिया। उन्होंने वेदों के देवता इंद्र का जिक्र किया जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। लेकिन आधुनिक डीएनए रिसर्च और फॉरेंसिक जांच ने इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंकालों पर कोई सामूहिक कत्लेआम के सबूत नहीं मिले और न ही उस काल में किसी बड़े युद्ध के हथियार मिले। थ्योरी 2, महाविनाशकारी बाढ़। मशहूर इतिहासकार जॉन मार्शल और द रीमेक ऑफ मोहनजोदड़ो जैसी फिल्मों में दिखाए गए दृश्य इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। सिंधु नदी ने कई बार अपना रास्ता बदला और भयानक बाढ़ आई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली हैं जो बताती हैं कि यह शहर 7 बार बाढ़ में डूबा और 7 बार इसे दोबारा बसाया गया। लेकिन अंत में लोग बार बार आने वाली इस तबाही से थक गए और उन्होंने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। थ्योरी 3, सरस्वती नदी का सूखना और सूखा। आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपग्रह की तस्वीरों से पता चलता है कि उस दौर की एक और महान और पवित्र नदी घग्गर हकरा नदी, जिसे प्राचीन काल की सरस्वती नदी माना जाता है, भूगर्भीय बदलावों और भूकंप के कारण अपना रास्ता बदल बैठी और धीरे धीरे सूख गई। इस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की लगभग 60% बस्तियां बसी हुई थीं। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोग भूख और प्यास के कारण अपने हंसते खेलते शहरों को छोड़कर गंगा घाटी और दक्षिण भारत की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो गए। थ्योरी 4, जलवायु परिवर्तन। हालिया वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में मानसून का पैटर्न बदल गया था। बारिश बहुत कम होने लगी थी जिससे कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जब शहरों को खिलाने के लिए अनाज ही नहीं बचा तो वहाँ का व्यापार टूट गया और लोग छोटे छोटे गांवों में बंट गए। यानी इस सभ्यता का कोई अचानक अंत नहीं हुआ बल्कि यह धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बदल गई, जिसे उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को अलविदा कहने से पहले चलिए देखते हैं इसके 5 ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो साबित करते हैं कि वे हमसे कितने आगे थे। फैक्ट 1, दुनिया का पहला साइन बोर्ड। गुजरात के धोलावीरा में पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पहला साइन बोर्ड मिला है। इस पर बड़े बड़े अक्षरों में हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह बने हैं जिसे शायद शहर के मुख्य द्वार पर टांगा गया था। फैक्ट 2, कपास की खोज। पूरी दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने और उससे सूती कपड़े बनाने का श्रेय हड़प्पा के निवासियों को ही जाता है। यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे जो सिंधु शब्द से ही निकला था। फैक्ट 3, प्राचीन डेंटिस्ट। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में शोधकर्ताओं को 9000 साल पुराने इंसानी कंकालों के दांतों में ड्रिलिंग के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि उनके पास दांतों के इलाज की भी प्राचीन तकनीक मौजूद थी। फैक्ट 4, शतरंज और पासा का खेल। हम जो शतरंज और लूडो में पासा आज खेलते हैं उसके शुरुआती रूप हड़प्पा के घरों से मिले हैं। वे मनोरंजन के शौकीन थे और चौपड़ जैसा खेल खेलते थे। फैक्ट 5, लिपस्टिक और मेकअप वैनिटी। चन्हुदड़ो नामक शहर की खुदाई में महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों के अवशेष मिले हैं जिनमें लिपस्टिक, काजल और हाथी दांत की कंघियां शामिल हैं। यानी फैशन का क्रेज 4500 साल पहले भी चरम पर था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता केवल हमारे इतिहास की किताबों का एक बोरिंग अध्याय नहीं है, यह इस बात का
जीता जागता सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी इस भारतीय उपद्वीप की मिट्टी में एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा नगर नियोजन और एक ऐसा शांति प्रिय समाज पनपा था जो आज की आधुनिक दुनिया के लिए भी एक मिसाल है। उनके शहर भले ही आज उजाड़ खंडहर बन चुके हों, लेकिन उनकी बनाई तकनीक, उनकी स्वच्छता की सोच और उनकी कला आज भी हमारी संस्कृति के DNA में जीवित है।